बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर बड़ा इंपॉर्टेंट है और मैं आजकल जो हमारे यहाँ मीडिएशन की है, पाकिस्तान को एक मौका मिला, इज़्ज़त मिली है, उससे रिलेट करता हूँ आज के लेक्चर को। ज़रा देखिए और ज़रा गौर से सुनिएगा। हम एंड में क्वेश्चन भी लेंगे। एवरी डे वी हैव न्यूज़ अबाउट द टेंशन बिटवीन ईरान, इसराइल एंड अमेरिका। वी आल्सो हियर अबाउट द रोल ऑफ द गल्फ कंट्रीज, पाकिस्तान एंड चाइना। बट हैव यू नोटिस्ड, have you ever thought that this real world situation can help us understand research variables? हमारा नेक्स्ट टॉपिक बहुत हेल्प करेंगे। ये नेक्स्ट 5 to 10 मिनट्स बहुत इंपॉर्टेंट है और जो करंट जो है चीज़ों के साथ मैंने रिलेट किया। A researcher first identifies a broad problem area. For example, the current Iran-Israel conflict is increasing instability in the Middle East. Many people believe that US military support, the role of the Gulf states, Pakistan's diplomacy, China and Russia may all influence the level of conflict. This is broad. At this stage, the problem broad and general. The researcher only knows that there is an issue but does not know what exactly is the problem. The second step is preliminary data gathering. The researcher collects initial information from multiple sources. बताएं क्या हो सकते हैं? न्यूज़पेपर, न्यूज़ रिपोर्ट्स, रिसर्च आर्टिकल, बुक्स, एक्सपर्ट ओपिनियंस, गवर्नमेंट स्टेटमेंट्स, वेबसाइट्स, हिस्टोरिकल इवेंट्स। रिसर्च तो करनी पड़ेगी। तो ये जो ये यूएसए और ईरान के दरमियान पाकिस्तान जो बातचीत करवा रहा है, उस पर मबनी ये एक एग्जाम्पल मैंने लिए ताकि ये हमारा जो टॉपिक है थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क और हाइपोथेसिस डेवलपमेंट, ये हम इजीली अंडरस्टैंड कर लें। अच्छा, फ्रॉम द प्रिलिमिनरी डाटा द रिसर्चर मे डिस्कवर यूएस मिलिट्री सपोर्ट मे इंक्रीज इसराइल्स मिलिट्री, गल्फ स्टेट्स में स्ट्रेंथन और वीकन्स दिस रिलेशनशिप, पाकिस्तान में प्ले अ मीडिएटिंग रोल। ठीक है। स्टेप 3, प्रॉब्लम स्टेटमेंट। थोड़ा सा आपने उसको देखा, आप ज़रा डिफाइन कर रहे हैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट को। ब्रीफ, क्लियर, प्रिसाइज। क्या हो सकती है प्रॉब्लम स्टेटमेंट? Although US military support may increase Israel's military strength during the current Iran-Israel conflict, it is still unclear how Gulf states' position, Pakistan's mediation, China and Russia influence this relationship and the overall conflict intensity. This statement is more specific than the broad problem area. You can notice it. स्टेप 4, लिटरेचर रिव्यू। क्वांटिटेटिव रिसर्च प्रोसेस की हम एग्जांपल्स देख रहे हैं आज और उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। स्टेप 5, 6 भी आगे देखिएगा जिसको हमने ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करना है। उम्मा सेकरन के मुताबिक इंडिपेंडेंट वेरिएबल को कॉज कहते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल को रिजल्ट, मॉडरेटिंग वेरिएबल को चेंजेस द स्ट्रेंथ ऑफ द रिलेशनशिप, मीडिएटिंग वेरिएबल एक्सप्लेन्स हाउ और व्हाई द रिलेशनशिप अकर्स, कंट्रोल वेरिएबल को की फिक्स्ड, एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स अनएक्सपेक्टेड फैक्टर दैट मे अफेक्ट द रिसर्च। लिटरेचर रिव्यू हेल्प करता है फिर हम इन सारों को। तो अब आते हैं आज का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क एंड हाइपोथेसिस डेवलपमेंट, अंडरस्टैंडिंग वेरिएबल्स थ्रू द ईरान यूएस इसराइल सिचुएशन। ये हम चाह रहे हैं कि इसी से अपने टॉपिक को समझने के लिए शुरुआत करते हैं। तो नेक्स्ट 5 to 10 मिनट्स में आपके लिए आसानी होगी इंशाल्लाह। द रीसेंट सीज फायर डिस्कशंस आपको पता हो रही हैं इस्लामाबाद में between the US and Iran have involved Pakistan as a mediator, you know very well. Gulf states as regional influencers, China and Russia as background factors. अब एक आप समझ लें एज अ रिसर्चर, अब इमेजिन करें कि आप ये वाला क्वेश्चन जो है ना इसका आंसर ढूंढ रहे हैं कि does US military support increase Israel's military capacity? Does US military support increase Israel's military capacity? This one question can help us understand the new topic, the next step, theoretical framework and hypothesis development, including independent variable, moderating variable, mediating variable, control variable and extraneous variables को understand करना। This is a simple example of a theoretical framework. आप समझ लें इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और एक है डिपेंडेंट वेरिएबल। अब यूएस मिलिट्री सपोर्ट की वजह से इसराइल की मिलिट्री स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, तो इसका मतलब है डिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ पे क्या होगा, इसराइल्स मिलिट्री स्ट्रेंथ। ये रिसर्चर वेरिएबल भी कहलाता है। और यूएस
मिलिट्री सपोर्ट जो है वो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, जिसे हम प्रेडिक्टर वेरिएबल भी कहते हैं। अकॉर्डिंग टू अम्मा सेकरन के बुक के मुताबिक यहाँ पे जो इंडिपेंडेंट, हमें अभी पहले भी मैंने बताया था कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को आईवी को कॉज कहते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल डीवी को रिजल्ट कहते हैं। और इसको मैं फर्दर अगर एक्सप्लेन करूँ, ये जो वेरिएबल्स अंडर कंसिडरेशन है, वेरिएबल्स ऑफ इंटरेस्ट, कि if the United States provides more military support, weapons, intelligence and financial assistance, Israel's military strength may increases. Higher the support, higher will be the Israel's military strength. तो ये टिप ये था, ये आपका एक हमने थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क दे लिया और मैंने एंड में हाइपोथेसिस की स्टेटमेंट दे दी। अब मॉडरेटिंग वेरिएबल भी साथ इन कर लेते हैं यहीं पे। अब वो आईवी वही है, डीवी वही है, लेकिन आपका गल्फ स्टेट के जो रोल है, उनकी जो पोजीशन है, उसको हम लोग, उसमें सऊदी अरेबिया है, उसमें दूसरे मुल्क हैं, उसको हम मॉडरेटिंग वेरिएबल ले रहे हैं। तो खलीजी ममालिक इस ताल्लुक को ज़्यादा या कमज़ोर बना सकते हैं क्योंकि इनका इन्फ्लुएंस है इन दोनों, अमेरिका के ऊपर कि भाई सपोर्ट कम करो तो जो है ना वो उधर उसका इसराइल का जोर टूट जाएगा अगर ये अपना जोर लगाए। तो रीएस्केलेशन मांग लें कि जी भाई जंग नहीं होनी चाहिए, या वो क्रिटिसाइज कर देंगे ईरान को। प्रेजेंस है वो इनका जो इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल का जो रिलेशनशिप है उसको स्ट्रेंथन भी कर सकती हैं और उसको वीक भी कर सकती हैं। तो मॉडरेटिंग वेरिएबल क्या होता है, इज लाइक द वॉल्यूम बटन ऑफ अ टेलीविजन, समटाइम्स इट मेक्स द साउंड लाउडर एंड समटाइम्स सॉफ्टर। अच्छा, अब ज़रा देखने की कोशिश करते हैं पाकिस्तान एज मीडिएटिंग वेरिएबल। आल्दो मैंने अल्टरनेट मीडिएशन भी समझाने की कोशिश की एग्जांपल से, लेकिन चलें इसको भी देखते हैं कि पाकिस्तान एज मीडिएटिंग वेरिएबल कैसे आ सकता है। अकॉर्डिंग टू द रिसर्च बुक सच एज उम्मा सेकरन्स रिसर्च मेथड business, a mediation variables come between the independent variable and the dependent variable. It explains how or why the independent variable affects the dependent variable dv, यानी how and why independent variable जो है वो predict करता है या affect करता है, impact करता है dependent variable को। Therefore, अब में जो सिचुएशन चल रही है, पाकिस्तान कैन बी टेस्टेड एज अ मीडिएटिंग वेरिएबल ओनली इफ दो शराइत हैं कि यूएस मिलिट्री सपोर्ट चेंजेस पाकिस्तान डिप्लोमेटिक बिहेवियर और मीडिएशन एफर्ट्स, कि जो यूएस की मिलिट्री सपोर्ट है, पहले ये देखें कि इनकी मीडिएशन एफर्ट पे इफेक्ट लाती है। नंबर 2, पाकिस्तान मीडिएशन एफर्ट्स देन इन्फ्लुएंस द इंटेंसिटी ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट, यानी वो शिद्दत कम होती है कि नहीं, कॉन्फ्लिक्ट कम ज़्यादा होती है कि नहीं। तो इस सूरत हाल में अगर देखा जाए तो पाकिस्तान, अब ये एक थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क एक डायग्राम बना दी है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल है यूएस मिलिट्री सपोर्ट और वो अफेक्ट कर रही है मीडिएशन एफर्ट्स को, और मीडिएशन एफर्ट पाकिस्तान की जो है रिजल्टेंटली कॉन्फ्लिक्ट इंटेंसिटी को जो है वो अफेक्ट कर रही है बिटवीन ईरान एंड इसराइल। तो पाकिस्तान मीडिएशन यहाँ पे क्या है, मीडिएटिंग वेरिएबल। Pakistan mediation, US military support, impacting conflict intensity via Pakistan's mediation efforts. अब इससे से को हाइपोथेसिस क्या क्रिएट कर सकते हैं, दो तरह के हाइपोथेसिस होते हैं, नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेट हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस को हम H0 कहते हैं और अल्टरनेट हाइपोथेसिस को H1, एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। तो H1 को हम लोग लेकर चलते हैं कि ये इसको हम जो है चेक करेंगे, टेस्ट भी करेंगे कि पाकिस्तान मीडिएशन सिग्निफिकेंटली मीडिएट्स द रिलेशनशिप बिटवीन यूएस मिलिट्री सपोर्ट एंड कॉन्फ्लिक्ट इंटेंसिटी। ये जी अल्टरनेटिव मीडिएशन फ्रेमवर्क लेके आए, और अगर हम लॉजिक वाकई यूज़ करें इसकी तो इसमें आप देख लें कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, डिपेंडेंट वेरिएबल है, लेकिन यूएस मिलिट्री सपोर्ट में फर्स्ट इंक्रीज इसराइल्स मिलिट्री कैपेबिलिटी, इसको हमने मीडिएटिंग वेरिएबल लिया, इसराइल्स मिलिट्री कैपेबिलिटी। इंक्रीज मिलिट्री कैपेबिलिटी में देन इंक्रीज द इंटेंसिटी ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट। इन दिस मेथड इसराइल्स मिलिट्री कैपेबिलिटी इज द mediating variable because it explains how the sport affects the intensity. अब ये H0 होगा कि नील हाइपोथेसिस, आप कह लें पोजीशन को कहते हैं, assumption को, कि इसराइल्स मिलिट्री कैपेसिटी डज नॉट मीडिएट द रिलेशनशिप बिटवीन यूएस मिलिट्री सपोर्ट एंड कॉन्फ्लिक्ट इंटेंसिटी। और H1 अल्टरनेट हाइपोथेसिस जो कि हम क्लेम कर रहे हैं, हमारा एक assumption है कि इसराइल्स मिलिट्री कैपेसिटी सिग्निफिकेंटली मीडिएट्स द रिलेशनशिप बिटवीन यूएस मिलिट्री सपोर्ट एंड अ कॉन्फ्लिक्ट इंटेंसिटी।
अब हम बात कर लेते हैं मज़ीद दो वेरिएबल्स हैं, कंट्रोल वेरिएबल एंड एक्सट्रेनियस वेरिएबल। इफ द रिसर्चर कीप्स चाइनाज रोल फिक्स्ड, चाइनाज पॉलिसीज रिगार्डिंग दिस fixed and does not allow it to change during the study, then China becomes a control variable. अब एक्सट्रेनियस वेरिएबल की भी बात कर लेते हैं इसके बाद, लेकिन बाकी चीज़ें उस तरह ही हैं कि द रिसर्चर फोकसेस ओनली ऑन द इफेक्ट ऑफ यूएस स्पोर्ट गल्फ स्टेट्स रोल, उसने फिक्स कर लिया चाइना को। लेकिन एक्सट्रेनियस वेरिएबल क्या होता है? अकॉर्डिंग टू मसएकरन, एन एक्सट्रेनियस वेरिएबल इज एन आउटसाइड फैक्टर दैट अनएक्सपेक्टेडली अफेक्ट्स द डिपेंडेंट वेरिएबल। इफ रशिया सडनली स्पोर्ट्स वन साइड, चेंजेस द मिलिट्री पोजीशन और ब्लॉक्स a UN resolution, it may unexpectedly increase or decrease the conflict intensity. Therefore, Russia becomes an extraneous variable. तो किसी वक्त भी अनएक्सपेक्टेड इंक्रीज या डिक्रीज का मूजब बन सकता है। तो रोल ऑफ चाइना यहाँ पे हमारा कंट्रोल वेरिएबल है। चाइना इज केप्ट फिक्स्ड ड्यूरिंग द स्टडी, और जो रशियंस जो न्यू पॉलिसी अगर कोई चेंज आती है तो कॉन्फ्लिक्ट इंटेंसिटी वो है प्लस माइनस हो सकती है कि इफ रशिया सडनली चेंजेस इट्स पॉलिसी और कोई रूल्स चेंज करता है, इट में जो है अनएक्सपेक्टेडली अफेक्ट द कॉन्फ्लिक्ट। तो जो अनएक्सपेक्टेडली अफेक्ट कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है वहाँ यहाँ पे रशिया है, और जिसको हमने फिक्स किया हुआ चाइना को कांस्टेंट, चाइना कंट्रोल वेरिएबल के तौर पर प्रेजेंट कर रहे हैं और रशिया को एक्सट्रेनियस वेरिएबल। तो आओ तहकीक करें, और कोई रास्ता नहीं। पार्ट 7 भी कहूँगा, वेरिएबल्स, थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क एंड हाइपोथेसिस डेवलपमेंट विद सिंपल एग्जांपल्स। यानी पहले हम देखेंगे कि इसके आज का एजेंडा क्या था, हम क्या जो है इसके अंदर कवर करने जा रहे हैं, क्या क्या चीज़ सीखेंगे, ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, यानी मकसद होता है ना। तो कुछ तो मैंने हाईलाइट किया था, लेकिन यहाँ पे थोड़ा डिटेल में बता रहा हूँ कि बाय द एंड ऑफ दिस सेशन इंशाल्लाह स्टूडेंट्स यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट वेरिएबल्स आर। इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, मॉडरेटिंग वेरिएबल क्या है, ये भी देखेंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स। नंबर 2। नंबर 3 आप अंडरस्टैंड करेंगे थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क के, इनका रिलेशनशिप प्लस है माइनस है, और एक डायग्राम डेवलप करेंगे। और उसके बाद फिर हाइपोथेसिस, जो आपके कॉन्सेप्ट्स, अजम्पशन एंड पोजीशंस हैं, उनको हम क्रिएट करेंगे कि जी हमारा H0 नल हाइपोथेसिस क्या है और H1 अल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या है। अच्छा स्टूडेंट, आप बताएं, क्या आपने कभी सोचा है कि एक तालिब इल्म ज़्यादा मार्क्स या CGPA क्यों लेता है और दूसरा कम? क्या आपने कभी सोचा है कि एक एम्प्लॉय बहुत अच्छा काम करता है और दूसरा जो है वो बिलो एवरेज परफॉर्मेंस दिखाता है? अब ये सोचने वाले पॉइंट है ना, मैं इसी को लेके आपको एक्सप्लेन करूंगा। फिर वेरिएबल क्या होता है, फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स क्या होते हैं, और उसके बाद फिर हम मूव करेंगे, उनका रिलेशनशिप क्या होगा, प्लस माइनस डायरेक्शन चेक करेंगे, रिलेशनशिप्स की डायग्राम बनाने की कोशिश करेंगे। तो रिसर्च ट्राइज टू आंसर दीज क्वेश्चंस, जो अभी हमने इस लास्ट स्लाइड में देखे हैं। टू आंसर दीज क्वेश्चंस वी नीड टू अंडरस्टैंड वेरिएबल्स, we need to understand variables। आपको समझ आ जाएगी जो क्वेश्चंस आपने पूछे कि एक बच्चे के नंबर ज़्यादा आते हैं कि कम आते हैं, एक एम्प्लॉय ज़्यादा एफर्ट करता है कम करता है, आखिर क्यों? रिसर्च, तहकीक। A variable is like an actor in a drama. Every actor has a role, so some actors create change, some are affected, and some support from the background. इसी तरह ही हम वेरिएबल की टाइप्स भी ले लेंगे। कुछ वेरिएबल्स क्रिएट करेंगे चेंज को, कुछ अफेक्टेड होंगे और कुछ सपोर्ट कर रहे होंगे फ्रॉम द बैकग्राउंड। सेक्शन 1 जी, मल्टीपल सेक्शन हैं तकरीबन 10 के करीब। व्हाट इज अ वेरिएबल? अ वेरिएबल इज एनीथिंग दैट कैन चेंज, एनीथिंग दैट कैन चेंज, जो बदल सकती है, कोई भी चीज जो बदल सकती है। आपने पढ़े होंगे कांस्टेंट वेरिएबल भी होता है, डिस्क्रीट वेरिएबल भी होता है। जी स्टूडेंट्स, आर यू विद मी? सेक्शन 1 शुरू हुआ है, अब नेक्स्ट 15 मिनट्स आपके चाहिए। व्हाट इज अ वेरिएबल? मिसाल के तौर पे
marks can change, anything that can change, salary can change, motivation can change, engagement can change, a business profit can change, employee performance can change, everything is keep on changing. वेरिएशंस हैं, वेरिएबल्स हैं, नंबर बदल सकते हैं, तनख्वाह बदल सकती है, हौसला बदल सकता है, कारोबार का मुनाफा बदल सकता है, मुलाजम की कारकर्दगी बदल सकती है, ये हैं वेरिएबल्स. फॉर एग्जाम्पल, स्पीड इज अ वेरिएबल. थिंक ऑफ अ वेरिएबल लाइक द स्पीड ऑफ अ कार. समटाइम्स द कार इज स्लो एंड समटाइम्स फास्ट. दैट इज वाई स्पीड इज अ वेरिएबल. Section 2, Independent Variables. मैं एग्जांपल दे देता हूँ कि डज ट्रेनिंग इम्प्रूव्स एम्प्लॉय परफॉर्मेंस. तो ट्रेनिंग विल बी द इंडिपेंडेंट वेरिएबल और एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस डिपेंडेंट वेरिएबल होगा. ये कॉज होता है जी. इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज द कॉज. इट इज़ द वेरिएबल दैट क्रिएट्स चेंज. अगर आपसे को पूछे ना इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, तो ट्रेनिंग इज लाइक द की ऑफ अ कार. वो नीचे मैंने सिमिली दी है, उसको भी देख लीजिएगा. तो ट्रेनिंग इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और एम्प्लॉय परफॉर्मेंस क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है. कॉज को कहते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल को, जो क्रिएट करता है चेंज, जो प्रिडिक्ट भी करता है, प्रिडिक्टर वेरिएबल भी कहते हैं इसे. फॉर एक और एग्जांपल ले लें बिजनेस से कि इंसेंटिव्स जो है उस दिन हमने पढ़ा था, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है. तो जो एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस है वो डिपेंडेंट वेरिएबल होगा. ये बिजनेस एक और एग्जांपल ले लें. परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव्स को इंक्रीज करेंगे, परफॉर्मेंस एम्प्लॉय की बढ़ जाएगी. हायर द इंसेंटिव्स, हायर विल बी द परफॉर्मेंस. देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशन, सिग्निफिकेंट पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव्स एंड एम्प्लॉय परफॉर्मेंस. अब सेक्शन 3 डिपेंडेंट वेरिएबल की भी बात कर लेते हैं. कॉज की तो बात की है, ये अफेक्ट होता है जी. द डिपेंडेंट वेरिएबल द रिजल्ट को कहते हैं. इट चेंजेस बिकॉज ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल. Imagine a plant, water is the cause and the growth of the plant is the result. ये सिंपल सी बात है. इसको मैं डायग्रामेटिकली भी आपके सामने प्रेजेंट कर देता हूँ. नेक्स्ट स्लाइड में देख लीजिएगा. तो फिर वाटर वेरिएबल, अभी अगर हम बात करें, अगर पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल. प्लांट ग्रोथ जो है वो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल. ये पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन है, थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क. रिलेशनशिप बता रहा है कि वाटर आपका इंक्रीज करते जाते हैं, वाटर तो प्लांट भी ग्रो करता जाता है. लेकिन इसके अंदर ये एक सिंपल सी सादा सी एक चीज़ देने की कोशिश की है. अगर इन डेप्थ हम मज़ीद जाते हैं, एग्जांपल्स आपके सामने और क्रिएट कर देता हूँ, जिसमें हम डिपेंडेंट वेरिएबल को एक और चीज़ ध्यान में रख लें. ये आपका रिसर्चर का वेरिएबल होता है, जिसको आप रिसर्च कर रहे होते हैं, जिसको आप एग्जामिन करना चाह रहे होते हैं प्राइमरली. और उसके ऊपर आप देख रहे हैं कि ये प्लांट ग्रोथ के अंदर कौन कौन से फैक्टर हैं. तो फिलहाल मैंने लिखा है कि वाटर जो है ना वो भी प्रिडिक्ट कर सकता है डिपेंडेंट वेरिएबल को. रिजल्ट ले सकते हैं आप वाटर से. सेक्शन 3 देख लें जी. बिजनेस एग्जांपल दे देता हूँ कि सपोज बोनसेस, जिसे इंसेंटिव्स ही कहते हैं, वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है. एम्प्लॉय परफॉर्मेंस डिपेंडेंट वेरिएबल है. तो डिपेंडेंट वेरिएबल रिजल्ट होता है, कॉन्सिक्वेंस को कहते हैं, नतीजे को कहते हैं. इट चेंजेस बिकॉज ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल. और इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो इसको क्रिएट करता है. ये आप एक सिंपल सी पिक्चर बेटा, ये थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क. आपको अगर प्रॉब्लम वो पता लग गई कि इफ अ कंपनी गिव्स बेटर बोनसेस एम्प्लॉय परफॉर्मेंस में इंक्रीज, ये आप चेक करना चाहते हैं तो बोनस ये डायग्राम बना दें आप. बोनस जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल आईवी और एम्प्लॉय परफॉर्मेंस डिपेंडेंट वेरिएबल है. तो हायर विल बी द इंसेंटिव्स और बोनसेस, हायर विल बी द एम्प्लॉय परफॉर्मेंस. देयर इज अ सिग्निफिकेंट पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन bonuses and employee performance, between bonus and employee performance. This will be the hypothesis, this will be the statement. अब इसको आप जाके आगे फर्दर चेक करेंगे, लेकिन यहाँ तक आप पहुँच चुके हैं. अब सेक्शन 4 है मॉडरेटिंग वेरिएबल. मॉडरेटिंग वेरिएबल चेंजेस द स्ट्रेंथ ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन आईवी एंड डीवी. यानी डिपेंडेंट वेरिएबल के रिलेशनशिप की जो स्ट्रेंथ है ना, उसको ये वीक कर देता है या स्ट्रॉन्ग. इट इज़ आल्सो कॉल्ड सेकेंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स भी कहते हैं इसे. तो परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव वाली जो एग्जांपल मैंने आपको पहले भी करवाई हुई है, परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव्स इंप्रूव परफॉर्मेंस बट द इफेक्ट इज स्ट्रॉन्गर फॉर यंगर एंड वीक फॉर द ओल्डर. तो वो एज ग्रुप को आप समझ लें कि ये वेरिएबल जो होगा इसमें यंगर हैं या जूनियर कह लें, ओल्डर एम्प्लॉयज़ आप सीनियर कह लें, तो ये डिफरेंस बनाएगा.
ये आपका मोटिवेटिंग वेरिएबल होगा जो इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट रिलेशनशिप को जो है ना, इनके ताल्लुक को या तो ये स्ट्रॉन्ग कर रहा है और कर रहा है जी। अगर यंगर हैं, जूनियर हैं, तो वो ज़्यादा एफर्ट करते हैं परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव्स के लिए। आप इसको टेस्ट करने जा रहे हैं। और अगर ओल्डर एम्प्लॉयज़ हैं तो वो कम इस जो है ना वीक करेगा रिलेशनशिप को। वो आमतौर पे इसको इतना ज़्यादा वो नीड समझ रहे होते हैं कि ये कॉज और इफेक्ट होंगे। अच्छा, एज अब आपके सामने इज़ लाइक द, मैं इसको एक सिमिली बता देता हूँ, इज़ लाइक अ वॉल्यूम बटन ऑफ अ टेलीविजन। फॉर यंगर एम्प्लॉयज़ द वॉल्यूम बिकम्स लाउडर, सो इंसेंटिव्स हैव अ स्ट्रॉन्गर इफेक्ट। For older employees or senior employees, the volume may stay lower, so the effect may be weaker. एज को मैंने अब ज़रा समझाने की कोशिश की एक आम एग्जाम्पल से। एक और एग्जाम्पल ले लें जी, मॉडरेटिंग वेरिएबल को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। सेक्शन 4 हमारे सामने है। ट्रेनिंग कारकर्दगी बेहतर बनाती है लेकिन सिर्फ तजर्बाकार मुलाजमीन के लिए। तो ट्रेनिंग इम्प्रूव्स परफॉर्मेंस बट ओनली फॉर एक्सपीरियंस्ड एम्प्लॉयज़। अब जो ये एक्सपीरियंस होगा ना, ये मोटिवेटिंग वेरिएबल है। जो ट्रेनिंग और परफॉर्मेंस का जो रिलेशनशिप है उसे स्ट्रॉन्ग भी कर सकता है और वीक भी, बेस्ड ऑन ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस कह लें, ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। तो एक्सपीरियंस इज लाइक द वॉल्यूम, ज़्यादा कम। अब आप कह सकते हैं कि ट्रेनिंग ज़्यादा करेंगे परफॉर्मेंस ज़्यादा होगी, लेकिन ये आमतौर पे जो यंगर एम्प्लॉयज़ हैं वो तो इसको स्ट्रॉन्ग कर देंगे इस रिलेशनशिप को, जिनका कम एक्सपीरियंस है। लेकिन जो ज़्यादा एक्सपीरियंस लोग हैं वो ट्रेनिंग को इतना ज़्यादा सीरियस नहीं लेते कि ये अफेक्ट कर सकती है परफॉर्मेंस को। वो कहते हैं हमारा परफॉर्मेंस, परसीव परफॉर्मेंस, वो कहते हैं नहीं हमारी तो ठीक ही रहेगी, हमें ज़रूरत नहीं ज़्यादा ट्रेनिंग्स की। ये आपने टेस्ट करना होता है। तो ये हाइपोथेसिस का ये जो डायग्राम होती है इसे थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क कहते हैं। स्टेटमेंट्स आप बना सकते हैं कि देयर इज अ सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप बिटवीन training and employee performance in the presence or absence of years of experience. Example 3, salary may increase satisfaction more for married employees than unmarried employees. अब ये आप भी कह सकते हैं, सैलरी जो है वो तनख्वाह, आपको पता है मॉडरेटर वेरिएबल मैरिटल स्टेटस होगा, फिर ये आपका वेरिएबल होगा। और जो मैरिड लोग हैं ना वो ज़्यादा देखते हैं कि जी हमारी सैलरी ज़्यादा हो जाएगी तो हमारी जॉब सेटिस्फेक्शन ज़्यादा होगी। आमतौर पे अनमैरिड एम्प्लॉयज़ जो है इसको ज़्यादा नहीं ले रहे होते क्योंकि उनके खर्चे ज़्यादा हैं। मतलब ये हम प्रोपोजिशन है ना, पोजीशन है, यही हाइपोथेसिस का होता है। हम लोग इसको चेक करने जा रहे हैं, टेस्ट करने जा रहे हैं। ये थेरीज से, आर्टिकल से हमने लिया है कि सैलरी ज़्यादा होगी तो जॉब सेटिस्फेक्शन ज़्यादा होगी। लेकिन मैरिटल स्टेटस ये होता है कि मैरिड लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा रिलेशनशिप है, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप होगा, और अनमैरिड के लिए वीक होगा। A mediating variable comes in the middle. It explains how or why something happens. How and why something happens. ये कौन सा वेरिएबल एक्सप्लेन करता है? मीडिएटिंग वेरिएबल। ट्रेनिंग इम्प्रूव्स नॉलेज एंड नॉलेज इम्प्रूव्स परफॉर्मेंस। तो ट्रेनिंग से नॉलेज बढ़ता है, नॉलेज से फिर परफॉर्मेंस आती है। तो फिर वाई एंड हाउ कौन एक्सप्लेन कर रहा है? नॉलेज। तो नॉलेज कौन सा वेरिएबल हो जाएगा? मीडिएटिंग वेरिएबल। IV ट्रेनिंग, नॉलेज, मीडिएटिंग वेरिएबल। और ये आपके सामने पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन है कि ट्रेनिंग ज़्यादा होगी तो नॉलेज, ट्रेनिंग से नॉलेज ज़्यादा हो जाता है, नॉलेज से फिर परफॉर्मेंस इंप्रूव कर जाती है। तो जो परफॉर्मेंस है इसका मतलब है इज़ अ रिज़ल्ट ऑफ कि वो ट्रेनिंग से फिर नॉलेज, नॉलेज से फिर परफॉर्मेंस। तो ये परफॉर्मेंस इम्प्रूव्स वाया नॉलेज थ्रू ट्रेनिंग। तो नॉलेज एज अ मीडिएटिंग वेरिएबल देख लें। एक और एग्जांपल ले लें। आपने देखा कि एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस जो है ना वो उसके लिए परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव ज़रूरी होते हैं। लेकिन परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव्स क्या करते हैं इनके दरमियान? वो ये होता है कि जब परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव्स मिलते हैं तो एम्प्लॉय जो है ज़्यादा अच्छे तरीके से इंगेज हो जाता है अपने कामों में और फिर उससे परफॉर्मेंस बेहतर हो जाती है। और अगर परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव्स जो है नहीं होंगे ज़्यादा तो वो एम्प्लॉय उतना इंगेज नहीं होता और परफॉर्मेंस भी जो है वो उतनी नहीं होती। तो मीडिएटिंग वेरिएबल्स जो है ना हाउ एंड वाई ऑफ द जो है ना रिलेशनशिप बताता है, और बिटवीन द IV एंड DV आता होता है ये। यानी वो परफॉर्मेंस क्यों होती है कि वो आप इंसेंटिव्स बेहतर कर देते हैं, इंसेंटिव्स से जो है वो इंगेजमेंट बढ़ जाती है एम्प्लॉय की, वो काम में उसका दिल लगता है, वो काम करता है अपनी तवज्जो के साथ, पैशन के साथ।
स्ट्रेस नहीं लेता, तो उससे परफॉर्मेंस बेहतर हो जाती है। अ मीडिएटिंग वेरिएबल कम्स इन द मिडल, मैं फिर बता देता हूँ। इट एक्सप्लेन्स हाउ और वाई समथिंग हैपन्स। इसी तरीके से एक और एग्जांपल आपके सामने है। मोटिवेशन प्रोग्राम्स शुरू कर दें, मोटिवेशन प्रोग्राम्स को इस तरह समझ लें तो उससे कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, और जब कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा तो आप एम्प्लॉयज़ जो है उनकी वो जो है ना वो सेल्स बढ़ा देंगे आपकी। तो मोटिवेशन प्रोग्राम लेके आते रहें, आपका एम्प्लॉयज़ का कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा और उससे अदारे की सेल्स में इजाफा हो जाता है। क्योंकि वो हर एक को इंसेंटिव, तो हर एक को जो है वो तवज्जो, चाहे वो नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव हो चाहे वो फाइनेंशियल इंसेंटिव्स हों, वो जो है ना वो सेल्स बढ़ा सकते हैं। और बीच में क्यों सेल्स बढ़ा सकते हैं? क्योंकि उससे वो मीडिएटिंग वेरिएबल बता रहा है कि कॉन्फिडेंस बूस्ट करता है, मोराल बूस्ट करता है उनका, मतलब ये भी हो सकता है। चलें एक और एग्जांपल, आसान सी एग्जांपल कर लेते हैं, आप भी ये काम कर सकते हैं। सपोज अ रिसर्चर वांट्स टू नो, वो जानना चाहता है कि ये स्टडी आवर्स होते हैं वो अफेक्ट करते हैं मार्क्स को, और इस स्टडी को करने के लिए कि वो फेयर हो, द रिसर्चर सेलेक्ट स्टूडेंट्स सेम एज। क्या था, सेम एज के ले लेता हूँ। उसने एज को क्या कर दिया, उसको कंट्रोल वेरिएबल बना लिया। मुताले को, स्टडी को मुनफाना बनाने के लिए मुहक्किक ने एक ही उम्र के तलबा को मुंतखब कर लिया। तो इसमें क्या गलत किया? इसलिए कि वो एज को कंट्रोल करना चाहता है, कांस्टेंट रखना चाहता है, फिक्स रखना चाहता है, ताकि कम से कम एज का वो वेरिएशन नहीं आएगी ना। या जेंडर भी आप सेम कर सकते हैं कि जी मैं सिर्फ मेल स्टूडेंट से पूछ लूँ। तो जिसको आपने फिक्स कर लिया है, चाहे वो जेंडर फिक्स कर लिया है, चाहे वो एज फिक्स कर लिया है, वो आपका कंट्रोल वेरिएबल बन गया। ठीक है ना? थोड़ा सा ब्रेक भी ले रहा हूँ ना, थोड़ा सा हमारा एंड में आ गए। सेक्शन 6 जो कंट्रोल वेरिएबल है, कम से कम आखिरी टाइप, और एक्सट्रेनियस वेरिएबल भी है, लेकिन चलें कंट्रोल वेरिएबल कम से कम यहाँ तक आना चाहिए आपको। सबसे पहले इंडिपेंडेंट वेरिएबल सीखा, फिर डिपेंडेंट वेरिएबल सीखा, फिर मॉडरेटिंग वेरिएबल सीखा, फिर मीडिएटिंग वेरिएबल को हमने स्टडी किया। अब हम कंट्रोल वेरिएबल की बात कर रहे थे। अब सेक्शन 7 में कंसोलिडेटेड एग्जांपल देता हूँ, कंबाइन। सपोज वी वांट टू स्टडी डज सोशल मीडिया अफेक्ट स्टूडेंट मार्क्स। क्या सोशल मीडिया तलबा के नंबरों पर असरअंदाज होता है? इसको देखना चाहते हैं। ये तो कॉमन सी एग्जांपल है ना। सोशल मीडिया यूज़ क्या हो जाएगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। मार्क्स क्या हो जाएगा, डिपेंडेंट वेरिएबल। तवज्जो देना, कंसंट्रेशन हो जाएगा, फोकस करना हो जाएगा, मीडिएटिंग वेरिएबल। एज है कंट्रोल वेरिएबल, सेम एज के ले लेंगे। और फैमिली इन्वायरमेंट या बैकग्राउंड को मॉडरेटिंग वेरिएबल ले लेते हैं। तो ये आप समझ लें कि हम एक बना लेते हैं फ्रेमवर्क। अ थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क बाय द वे होता क्या है? थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क इज़ अ मैप ऑफ द स्टडी। ये, और इसको ब्रेन ऑफ द स्टडी भी कहते हैं। इट शोज़ हाउ डिफरेंट वेरिएबल्स आर कनेक्टेड। तसव्वुर करेंगे आप लाहौर से इस्लामाबाद जाना चाहते हैं, तो नक्शे के बगैर आप रास्ता भूल सकते हैं। तो थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क जो है वो रिसर्च के लिए गूगल मैप का जो है ना रोल अदा करता है। It tells us where to start, which variable affects which variables, which road to follow, what results we may reach. इस तरह के सवालात का जवाब देता है थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क। रिलेशनशिप ऑफ द वेरिएबल्स को भी बताता है, डायरेक्शन भी बताता है आपकी। सेक्शन 9 एग्जाम्पल ऑफ थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क देख लें। वही एग्जाम्पल लेके चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, क्या मुलाजमीन की ट्रेनिंग उनकी कारकर्दगी बेहतर बनाती है कि नहीं? तो आप अभी एक डायग्राम बना के देंगे मुझे, और नीचे इसी तरीके से स्टूडेंट वाली जो परफॉर्मेंस वाली वो बना के देंगे, उसके मार्क्स कम ज़्यादा होते हैं। तो थोड़ा सा गैप लेते हैं इधर, और मुझे एक डायग्राम बना के व्हाट्सएप तो करें। इसके बाद फिर हम देखेंगे सेक्शन 10। देखते हैं जी, अ गुड थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क एंड हाइपोथेसिस डेवलपमेंट। इसके जो स्टेप्स हैं वो क्या क्या होते हैं? पहला स्टेप वही एक दफ़ा फिर रिपीट कर रहे हैं हम, रिसर्च प्रोसेस जो क्वांट का है, कि ब्रॉड प्रॉब्लम एरिया होता है जी, वसी मसला वो उमूमी मसला होता है जिसे मुहक्किक महसूस करता है। एग्जांपल है, कंपनी नोटिस दैट एम्प्लॉय परफॉर्मेंस इज़ बिकमिंग वीकर। अब ये एक ब्रॉड प्रॉब्लम एरिया कि जी एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस जो है वो वीकर हो रही है, अब एक कंपनी ने महसूस किया है। तो ये एक ब्रॉडर क्वेश्चन है, ब्रॉडर जो है ना एरिया है। इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं ना कि जी परफॉर्मेंस एम्प्लॉय की वीकर हो रही है। और क्या हो सकते हैं ब्रॉड क्वेश्चंस ये बड़े बड़े? वाई आर एम्प्लॉयज़ नॉट परफॉर्मिंग वेल,
वाई आर स्टूडेंट्स के अगर देखना चाहो वाई स्टूडेंट्स आर गेटिंग लो मार्क्स, ये भी टेंशन वाली बात है। वाई आर कस्टमर्स नॉट बाइंग द प्रोडक्ट, भाई क्यों नहीं बाय कर रहे। अब ये ब्रॉड प्रॉब्लम्स हैं। अब इसके अंदर फर्दर देखेंगे, झांकेंगे, तो फिर उसके बाद हम नैरो डाउन करेंगे, लेकिन ऑब्जर्वेशन और प्रिलिमिनरी डाटा गैदरिंग के स्टेप से गुजरना पड़ेगा। ये मैंने सिमिली दी है, जैसे आपका डॉक्टर का रिलेशनशिप जो होता है कि वो आपको भी उसको नहीं पता कि आपको क्या मसला हुआ है। तो प्रिलिमिनरी डाटा गैदरिंग क्या है जी, कि नाउ द रिसर्चर कलेक्ट सम अर्ली इंफॉर्मेशन स्टेप 2 में। तो वो आपके सैलरी इज़ लो, ठीक है, वो आप एम्प्लॉय से बात करते हैं और फाइंड आउट करते हैं कि ट्रेनिंग पुअर है, स्ट्रेस हाई है, इस वजह से मसाइल हैं भाई। तो ये ऐसे ही होता है जैसे डॉक्टर बीमारी जानने से पहले सवाल पूछता है, वो टेस्ट करता है, ये आपको पता है। मैं आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट की एग्जांपल दे देता हूँ, इसी से जो हम स्पेसिफिक होकर बात कर सकते हैं कि एम्प्लॉय परफॉर्मेंस इन द कंपनी और इन द यूनिवर्सिटी इज़ डिक्रीजिंग बिकॉज ऑफ लो सैलरी, लो इंसेंटिव्स, लैक ऑफ ट्रेनिंग एंड हाई स्ट्रेस। कंपनी में मुलाजमीन की कारकर्दगी कम हो रही है क्योंकि तनख्वाह कम है, ट्रेनिंग की कमी है और दबाव ज़्यादा है। तो ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट होगी, स्पेसिफिक हो जाएगी, डिफाइंड हो जाएगी। एग्जैक्ट प्रॉब्लम, वो पहले तो बातें क्लियर होनी चाहिए, ब्रीफ होनी चाहिए, स्पेसिफिक होनी चाहिए और फोकस्ड होनी चाहिए। तो मैं इसकी एग्जांपल दे देता हूँ, जो हमारा जो जिस केस की हम बात कर रहे हैं। अब इसमें एक जो है ना तशबीह देने की कोशिश कर रहा हूँ कि द प्रॉब्लम स्टेटमेंट इज़ लाइक द डॉक्टर, ये जो स्टेप 3 है रिसर्च प्रोसेस का। द डॉक्टर फाइनली सेइंग, ये कह रहा होता है कि द पेशेंट हैज़ अ फीवर बिकॉज ऑफ एन इन्फेक्शन। अब उसे पता लग जाता है कि द पेशेंट हैज़ अ फीवर बिकॉज ऑफ एन इन्फेक्शन, डायग्नोज हो जाता है। अब स्टेप 4 में क्या करेंगे, आपको पता है क्वांट के प्रोसेस में लिटरेचर रिव्यू करते हैं। अब मुहक्किक जो है वो पुरानी तहकीकात, किताबें, मज़ामीन खंगालता है। द रिसर्चर वांट्स टू नो व्हाट अदर रिसर्चर्स फाउंड अबाउट इट, विच वेरिएबल्स आर इम्पोर्टेंट, विच वेरिएबल्स आर टेकन एज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल, मोटिवेटिंग वेरिएबल, मीडिएटिंग वेरिएबल। तो पुरानी तहकीकात बताती हैं कि तनख्वाह जो है वो क्यों, सैलरी जो है वो क्यों जो है ना, उसके लिए क्या सेटिस्फेक्शन कैसे ला सकती है ज़्यादा सैलरी, ट्रेनिंग कैसे इम्प्रूव कर सकती है परफॉर्मेंस को। तो आपके सवालों के जवाब फिर दे देता है, पढ़ना पड़ता है ना, स्टडी है। तो ये ऐसे ही है जैसे सफ़र शुरू करने से पहले आप जो है ना वो मुसाफिरों से पूछें कि यार रास्ता कौन सा वाला बेस्ट है। मज़ीद चल रहे हैं, स्टेप 5 है, ये है जी हमारा स्टेप 5, जिसको हम कहेंगे कि लिटरेचर रिव्यू के बाद हम इसको करते हैं। वेरिएबल्स को जानना, उसमें हमने फिर वेरिएबल्स को देख लिया और फिर अब वेरिएबल्स को जान लेते हैं, टाइप्स ऑफ वेरिएबल, तो फिर डेवलप कर देते हैं थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क, कनेक्ट करते हैं वेरिएबल्स को। जैसे यहाँ पे कनेक्ट कर रहे हैं कि एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस बढ़ सकती है सैलरी से, क्यों? क्योंकि जब सैलरी ज़्यादा होती है तो जॉब सेटिस्फेक्शन बढ़ जाती है, उसकी इत्मीनान, और जब इत्मीनान बढ़ता है तो एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस बढ़ जाती है। ये था जी आज का सेशन, ब्रीफ लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट है।